नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। देखिए कल आप लोगों को हमने 5 थ्योरम कराया था मेरे ख्याल से, ठीक है। 5 थ्योरम में एक ओपन सेट, फिर ओपन सेट पे एक क्लोज सेट, फिर फर्दर क्लोज सेट पे एक आपका नेबरहुड पे। ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम y में कोई भी y में कोई भी ओपन सेट या क्लोज सेट लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन या क्लोज सेट x में ज़रूर मिलेगा, इस तरीके से कि x वाले ओपन सेट का y से इंटरसेक्शन लेने पर y वाला ओपन सेट मिलेगा, ठीक है। ये थ्योरम आपका कल का था। अब लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, लिखिए लेट कैपिटल Y is a subspace of metric space x comma d. Let capital Y be subspace of metric space x comma d and E is subset of Y, and E is subset of Y. Let EY का क्लोजर and E closer denote the closure of E in capital Y and capital X respectively. In capital Y and capital X respectively. Then prove that देखिए x वाले का क्लोजर y से लेने पर y वाले का क्लोजर मिलेगा। हर जगह एक ही कंसेप्ट, x वाले का लीजिए, y से इंटरसेक्शन लीजिए, y वाला मिलेगा, ठीक है। लिख लीजिए देखिए इसमें कहीं इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं आई है, इसमें केवल इतना कह रहा है कि ये x कॉमा डी में E का क्लोजर है, ये y कॉमा डी डैश में E का क्लोजर है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी सिद्ध करके दिखानी है, बस इतनी सी बात आपसे कहा है, ठीक है। डालिए प्रूफ लिखिए। एक परिभाषा लिखवाए थे ई क्लोजर की, लिखवाए थे ई क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ई, ठीक है, उसी का यूज कर रहे हैं। लिखिए लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड y कॉमा डी डैश बी इट्स सब स्पेस है। हीटर लगा दे। लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड y कॉमा डी डैश बी इट्स सब स्पेस एंड y कॉमा डी डैश बी इट्स सब स्पेस, ठीक है, फुल स्टॉप। लेट ई बार एंड ई वाई बार, लेट ई बार एंड ई वाई बार डिनोट द क्लोजर ऑफ E in metric space x comma d, in metric space x comma d
and y comma d dash respectively. In metric space x comma d and y comma d dash respectively. And y comma d dash respectively. तब आपको ये दिखाना है, ठीक है। नीचे से लिखिए, since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए क्लोजर ऑफ एनी सेट is the intersection of all the closed set containing the given set, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम ई वाई क्लोजर की बात करें तो ई वाई क्लोजर इंटरसेक्शन होगा उन सारे के सारे क्लोज्ड सेट का जो ई को खुद में कंटेन करते होंगे, वेयर ई इज कंटेन्ड इन H alpha for every alpha belongs to index. E closure is the intersection of all those closed sets which containing E, जो E को खुद में कंटेन करते होंगे। तो E closure is the intersection of all those closed sets which containing E, जो E को खुद में कंटेन करते होंगे। और Y का केवल इतना सा मतलब है कि ये सारे के सारे क्लोज्ड सेट्स होंगे इन Y, बस इतना ही मतलब है। Y के रिस्पेक्ट में क्लोजर लेने का मतलब ये सारे के सारे क्लोज सेट्स कहाँ के होंगे, Y के होंगे। क्लोजर है तो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स कंटेनिंग E, ठीक है। लिखिए, ये यहां तक। हो गया। अब देखिए नीचे से लिखिए, एंड ईच एच अल्फा इज अ क्लोज्ड सेट एंड ईच एच अल्फा इज अ क्लोज्ड सेट इन कैपिटल वाई। आगे बढ़े, थ्योरम यूज करिए। आपको पता है कि अगर हम Y में कोई क्लोज सेट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक क्लोज सेट हमको X में ज़रूर मिलता है, इस प्रकार से कि X वाले का इंटरसेक्शन Y से लेने पर Y वाला क्लोज सेट मिलता है, ठीक है। इसको मानिए ज़रा इक्वेशन नंबर 1 और नीचे से लिखिए सिंस H alpha comma alpha belongs to index, since H alpha comma alpha belongs to index is a closed set in capital Y, and
y comma d dash and y comma d dash be the subspace of metric space x comma d of metric space x comma d of metric space x comma d, नीचे से लिखिए then by result there must be exist closed set f alpha belongs to index f alpha belongs to index in capital X such that x वाले का इंटरसेक्शन y से लेने पर y वाला मिलेगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। लिखिए हो गया। अब इसको यूज कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 2। लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2 in equation 1 using equation 2 in equation 1 comma we get using equation 2 in equation 1 comma we get, देखिए ई वाई का क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एच अल्फा की जगह वाई इंटरसेक्शन एफ अल्फा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ई क्लोजर वाई, फिर वही चीज़ इसके ऊपर लगाएंगे, अल्फा तो है नहीं, खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर, इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उतारिए। इक्वेशन नंबर 3, आपने कहा था, हो गया भाई, आपने कहा था कि हर एक एच अल्फा ई को खुद में कंटेन करता है। सिंस ई इज कंटेन्ड इन एच अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, दिस इम्प्लाइज दैट ई इज कंटेन्ड इन एच अल्फा की जगह लिख रहे हैं वाई इंटरसेक्शन एफ अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है कि ई कंटेन करेगा वाई में और तो और ई कंटेन करेगा एफ अल्फा में फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। मतलब हर एक एफ अल्फा ई को खुद में कंटेन कर रहा है और तो और हर एक एफ अल्फा एक्स में क्लोज्ड है। ठीक, आपको पता है कि ई क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ई। ठीक, मतलब ये ई क्लोजर होगा किसमें? एक्स में, क्योंकि ये एक्स में क्लोज सेट है।
ई क्लोजर वाई का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स। कहाँ के क्लोज सेट्स? वाई के, जो ई को खुद में क्या कर रहे होंगे? कंटेन कर रहे होंगे। तो ई क्लोजर का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स। कहाँ पे? एक्स में, जो कि ई को खुद में क्या कर रहे होंगे? कंटेन कर रहे होंगे। इसका साफ मतलब मिलेगा ई वाई क्लोजर इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ई क्लोजर, वेयर E closure is equal to intersection alpha belongs to index F alpha such that each F alpha belongs to index is a closed set in capital X containing, बोलिए भाई, containing ई, कंटेनिंग ई, ई को खुद में कंटेन करेगा। उतार डालिए। आज आपकी फ्रेंड कहाँ रह गई भाई? यहाँ से आप लोगों का मनोबल बड़ा कमज़ोर है। कभी घूमेंगे, कभी बीमार है, कभी काम है, 4 महीने का सेशन है, तब भी सीरियस नहीं हो रहे हैं। अरे तबीयत खराब होने में कितना समय लगता है भाई? एक तो ये जो शादी वादियाँ पड़ रही है ना, ये इंसान को बहुत थका दे रही हैं। मेन ना अब एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंसान एग्जॉस्ट कर जा रहा है। मार्च में हर हाल में होगा। दरअसल वो पेपर में जो निकला है वो कॉमन यूनिवर्सिटी का निकला है, वो स्पेसिफिक गोरखपुर विश्वविद्यालय का नहीं है। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ये लोग समय से कराएंगे, ये कहने का मतलब था। और डीडीयू का एग्ज़ाम मार्च में ही होगा। सेंट्रल से रिलेटेड एफिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उन सब का एग्ज़ाम मार्च, अप्रैल, मई में शुरू हो जाएगा और जून में रिज़ल्ट आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले थर्ड ईयर वालों का पेपर होता है। थर्ड ईयर सबसे पहले शुरू होता है। हो गया भाई? नेक्स्ट लिखिए। लिखिए। बोले? हाँ, थ्योरम लिखिए। लेट वाई बी अ सब स्पेस, लेट वाई बी अ सब स्पेस of a metric space capital X, of a metric space capital X, and E is subset of Y, and E is subset of Y. Let
E interior with respect to y and E interior with respect to x, let E interior with respect to y and E interior with respect to x denote the interior of E, denote the interior of E with respect to y and x, with respect to y and x, then prove that E interior with respect to x is contained in E interior with respect to y. ये अलग रिजल्ट है ना, बस एक यही अकेला अलग रिजल्ट है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, बस आपको ये दिखाना है कि x के रिस्पेक्ट में जो इंटीरियर होता है y के रिस्पेक्ट में जो इंटीरियर होता है उसमें कंटेन कर जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये कभी बराबर नहीं होता है, ये बात हम लोग काउंटर एग्जाम्पल से शो करेंगे, या ऐसे कह लीजिए कि काउंटर एग्जाम्पल से शो करेंगे कि x वाले में जब y का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये y वाले के बराबर होता है, ये रिजल्ट इसमें होल्ड नहीं करता है, ये बात शो करेंगे। ये तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, अंत में एक एग्जाम्पल लेके ये चीज़ शो करेंगे कि इस वाले केस में x का इंटीरियर जब y से लेते हैं तो y वाला मिलेगा, ये चीज़ होल्ड नहीं करती है, ठीक है। चलिए लिखिए। अच्छा ये बताइए, दो सेट को एक को दूसरे में कंटेन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, दिखा देंगे कि वो उसमें भी पाया जाएगा, क्योंकि इसका सारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट दूसरे में पाया गया, इसका मतलब पहला वाला सेट दूसरे सेट में क्या करेगा? कंटेन कर जाएगा, ठीक है। लिखिए लेट y कॉमा डी डैश, लेट y कॉमा डी डैश बी द सब स्पेस ऑफ द मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी। Let y comma d dash be the subspace of the metric space x comma d। नीचे से लिखिए then x comma d such that E is subset of y, such that E is subset of y। नीचे से लिखिए then we have to prove that ये E interior with respect to x is contained in E interior with respect to y। नीचे से लिखिए let x belongs to E interior with respect to x। ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल X है, स्पेस के रिस्पेक्ट में, ये एलिमेंट है, स्मॉल है। लिखिए let x belongs to E interior with respect to x be any arbitrary element, be any arbitrary element। आपको एक मतलब बताया गया था, कहा गया था इफ y बिलोंग्स टू E इंटीरियर, इसका मतलब होता है y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। इफ एंड ओनली इफ के साथ ये केस होल्ड होता है, तो अगर ये होल्ड होगा तो इसका मतलब होगा x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक ऑफ x। क्यों भाई? x के सापेक्ष, है ना। इसका क्या मतलब होगा? दिस इम्प्लाइज, बोलिए, r ग्रेटर देन 0, r बिलोंग्स टू r सच दैट x को सेंटर, r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर E में कंटेन करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक x।
ठीक, फिर देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, दिस इम्प्लाइज दैट अगर x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, y कॉमा डी डैश उसका सब स्पेस है, E सबसेट है y का, तो आपको पता है E क्लोजर इज कंटेन्ड इन E। अगर ये E का इंटीरियर पॉइंट है तो जाहिर सी बात है x कहीं ना कहीं E के अंदर रहा होगा, तभी उसका इंटीरियर पॉइंट है। चूंकि x E में है, E y का सबसेट है, तो x कहीं ना कहीं y में है। और आपको पता है जब x y में होता है तो हम y से इंटरसेक्शन ले सकते हैं, नहीं होगा तो इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उस केस में इंटरसेक्शन लेने पर दोनों पक्षों में फाई आ जाता है। y इंटरसेक्शन एस एक्स एक्स कॉमा आर इज कंटेन्ड इन y इंटरसेक्शन E। दिस इम्प्लाइज दैट x वाले में y का इंटरसेक्शन लेने पर y वाला ओपन स्पेयर मिलता है। इस कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन लेने पर छोटा वाला मिलता है। E सबसेट है y का, E इज सबसेट ऑफ y, छोटा कौन हुआ E, तो क्या मिलेगा E। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E with respect to metric of y। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू E इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू y। आपने तो कहा था कि आप x को लेकर के चल रहे हैं E इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू x, वही आपको मिलने लग गया E इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब होगा कि E इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू x कंटेन कर जाएगा E इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू y। थ्योरम समझ में आया। अब इसका काउंटर एग्जाम्पल लेंगे और दिखा देंगे कि इसमें ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करता है। ठीक है, उतारिए, उतार लीजिए पूरा। नहीं पूछा है, अगर पूछ लिया तो इसीलिए काउंटर एग्जाम्पल करके लिखा रहे हैं ना कि अगर पूछ लिया तो। हाँ, उतारिए। टेस्ट 3 तारीख को है अमृता, कहीं जाना है क्या आपको? तब अरे तो अच्छा है ना, नए साल में होने दीजिए। हो सकता है ये गंदे वाले टेस्ट की पुरानी बिसरी यादें रह जाए इस साल में, अगले साल में कुछ अच्छा हो जाए। देखिए कोरोना कोविड करते करते 1 साल बीत गया। बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी तक लोगों की लाइफ स्टाइल नॉर्मल नहीं हो पाई है और हर व्यक्ति परेशान है। कोई फिनेंशियल से, कोई जॉब से, कोई बिजनेस से, कोई तबीयत से, मतलब हर व्यक्ति परेशान है। अभी तक हर इंसान की लाइफ स्टाइल नॉर्मल नहीं हो पाई, पूरा साल भर बीत गया। अगला साल क्या साबित होगा, कैसे क्या होगा देखिए। सही बात है, एक नोटबंदी है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं। क्या हुआ? हाँ, बिना एग्ज़ाम दिए पास होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। दरअसल बिना पढ़े पास होने में बस एक बात होती है, बच्चों को कुछ आता नहीं है। एक सिंपल सी बात जानिए।
अब फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको कर्वेचर नहीं आता है, कर्व ट्रेसिंग नहीं आता है, नहीं एकदम नहीं जानते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है। तो कॉलेज में सेकेंड ईयर के 5 बैच बने, मतलब फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे पास हो गए, तो सर कह रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई होगी भगवान जाने, तो 5-5 सेक्शन बनाना। हम देखे हैं कि बच्चा तक 5 नंबर पाया था, 2 नंबर पाया था फिजिक्स का विषय। अरे बहुत बात इसकी है ना, वो आपके करियर के साथ खिलवाड़ है। अब और हम ऐसे बच्चे की बात बता रहे हैं जिसका दिमाग बहुत तेज है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो घाटा उसी का है। तो बहुत सारी चीज़ें ना अभी नहीं पता चलती हैं कहाँ ख़राब है, आगे पता चलती है। जैसे हमको याद है मेरे टाइम में कैलकुलस जो पढ़ाते थे उन्होंने कर्व ट्रेसिंग लगभग नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, तो हमको मेरे स्टूडेंट लाइफ में हमेशा दिक्कत रही, हमेशा। उसके बाद जैसे ही हमने एमएससी पास किया, तुरंत उसी साल से एमएससी हमने पास किया जून में, और सितंबर से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। सितंबर में हम जब बीएससी फर्स्ट ईयर को पढ़ाना शुरू किए, हमने 1 महीना कर्व ट्रेसिंग पढ़ाया है, और हमको लगता है कि वो उतना पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा किसी भी कर्व को ट्रेस कर सकता है, हम इतने कॉन्फिडेंट, और हमने खुद भी पढ़ा और पढ़ाया भी। तो हमको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ आना। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो, नहीं जाना है तो बात ही ख़त्म। क्योंकि टीचिंग मेरा शौक़ है तो हम जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, तुमको जब कोचिंग करा देंगे तो तुम मैनेजमेंट देखना, किसी टीचर को अंडर में हायर करना। हम क्या, हम तो पढ़ाएंगे, जीवन भर पढ़ाएंगे। ये हमसे कभी मत कहना कि टीचिंग छोड़ दो। अगर हमको गद्दी पे बैठना होता तो हम तुम्हारे बगल में गद्दी में बैठते, अपना बिजनेस देखते। टीचिंग मेरा शौक़ है, इसलिए हम कोचिंग खोलना चाह रहे हैं। तो टीचिंग हम मेरा शौक़ है, उसके लिए हम कुछ भी सीख सकते हैं, कैसे भी टाइम मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरा पैशन है। तो उसको हम कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे और उसके लिए हम सीखते चलेंगे। ठीक है, तो जो सीखना पड़े सीखिए। आपको नहीं पता कि आपका भविष्य कहाँ लिखा है। मतलब हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि हम टीचिंग करेंगे, मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस आ गया इंटरेस्ट सडन। ऊपर वाले को करवाना था तो उसने करा दिया। तो किसी का भविष्य नहीं पता होता है। हमको यही था ज़्यादा से ज़्यादा बहुत शौक डेवलप होगा। मेरे फादर की ज्वेलरी शॉप है, वहाँ बैठेंगे। हम बैठा भी करते थे अनमैरिड में, बलदेव प्लाजा में मेरे फादर की ज्वेलरी शॉप है, हम बैठते भी थे उस पर, बैठते थे। बहुत होगा वहाँ बैठेंगे, बहुत होगा यहाँ आए तो यहाँ पे कपड़े का काम था, हस्बैंड का मेडिकेयर का काम था, तो सोचते थे वहाँ बैठेंगे। मदर इन लॉ का मेरे बुटीक है गोलघर में, सोचते थे वहाँ बैठेंगे। लेकिन एक ये अलग चीज़ निकल के आई। ठीक है, तो किसी को किसी का भाग्य नहीं पता होता है कि कहाँ जाएगा। तो हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहिए। हो गया भाई? नीचे से लिखिए रिमार्क। रिमार्क देखिए, इसको हम लिखवा इसी तरह से रहे हैं कि अभी तक हम लोग ने जितने थ्योरम पढ़े सब में ये रिलेशन पढ़ा, तो ऑब्वियस है, नेचुरल है कि आप लोग सोचेंगे इसमें भी ये रिलेशन आना चाहिए। ये रिलेशन क्यों नहीं आया, उस चीज़ पे हम स्टडी करने चल रहे हैं। तो हम यही पूरी चीज़ आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, रिमार्क में लिखिए, इट इज़ नेचुरल टू थिंक, it is natural to think, it is natural to think about the relation between the, about the relation between the, about the relation between the interior of a set, between the interior of a set with respect to subspace y, with respect to subspace y and the parent space x, and the parent space x, and perhaps to expect, and perhaps
टू एक्सपेक्ट ई वाई इंटीरियर इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ई एक्स इंटीरियर, मतलब आपको एक्सपेक्ट होगा कि इसमें भी ये रिलेशन आना चाहिए, है ना। परहैप्स टू एक्सपेक्ट ई इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ई इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे से लिखिए, बट दिस डज नॉट होल्ड्स गुड, बट दिस डज नॉट होल्ड्स गुड, बट दिस डज नॉट होल्ड्स गुड। बाकी सब की तरह, सारे थ्योरम्स की तरह हमने ये भी सोचा, यहाँ ये सोचा था कि हमको इंटीरियर के केस में भी यही रिलेशन मिलेगा, जहाँ x, d पेरेंट स्पेस है, y, d' उसका सब स्पेस है, बट हमको ये रिलेशन नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ, उसका काउंटर एग्जाम्पल डालिए। एग्जाम्पल हेडलाइन डालिए एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, y इज इक्वल टू क्लोज्ड 0 ओपन 1 सब स्पेस है R का, सबसेट है R का, क्लियर है। एंड D डैश एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई, या d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू y। तो आपको पता है कि ये इसका सब स्पेस बनाता है, ये हमने एग्जाम्पल 1 में आपको बताया था, ठीक है। अब एक काम करिए, ही मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब एक काम करिए, एक इसका सबसेट ले लीजिए, E इज इक्वल टू क्लोज्ड 0 ओपन 1 सबसेट ऑफ y। देख लीजिए, कोई डाउट? सबसेट ऑफ y, कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट। y भी खुद का क्या होगा, सबसेट। हमने उसको एक नया नाम दे दिया e का, कोई दिक्कत? चलिए इतना लिख लीजिए। पहले लिखिए, लेट, और देखिए अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो इसको हम ये भी बना सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, जो आपको आराम लगे हम वो ले रहे हैं। ये वाला ले लें तो डाउट आपका ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये लेने पर ये मन में आपके डाउट नहीं होना चाहिए कि जब इसके बराबर लेंगे तभी केस होल्ड होगा। अगर आपके मन में ज़रा सा भी ये डाउट आ रहा है कि जिस केस में ई वाई के बराबर होगा तभी ये केस होल्ड होगा, तो हम आपका डाउट ख़त्म कर दे रहे हैं और हम वाई की जगह ये ले रहे हैं, ठीक। लिखिए, लेट x इज इक्वल टू r कॉमा डी, ऐसे लिखा जाता है, लेट x इज इक्वल टू r कॉमा डी, लेट x इज इक्वल टू r कॉमा डी बी a usual metric space, be a usual metric space and y is equal to close interval 0 comma 1 d dash be its subspace where ये d dash x y is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to capital Y। हाँ, d डैश लिखा है, हो गया। अब हम उसका सबसेट कंसीडर करने चल रहे हैं, ठीक है। लिखिए, लेट अस कंसीडर E is equal to semi closed 0
कॉमा सेमी ओपन 1 सबसेट ऑफ y, सेमी क्लोज्ड 0 कॉमा सेमी ओपन 1 बी द सबसेट ऑफ y। हो गया? नीचे से लिखिए देन चलिए भाई बताइए, E इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू y एंड E इंटीरियर विथ रिस्पेक्ट टू x परसों कराए थे क्लास में। बस यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यस मैम 1/2 1/4 1/2 1/4 नहीं था, केवल 1/2 था। खोलिए पेज, एक थ्योरम नंबर 1 निकालिए जिसको हमने प्रॉब्लम के फॉर्म में कराया था। मिल गया? अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो उसमें हमने तो लिया होगा y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1। हाँ, कंटेन्ड इन y r, कंटेन्ड इन r, और नीचे लिखे होंगे a इज इक्वल टू क्लोज्ड 0 ओपन हाफ, a इज इक्वल टू। मिला? चलिए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये और ये वैल्यू में देखिए इंटीरियर पॉइंट, इसके अंदर के तो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते ही हैं, बस चेक किसको करना होता है? बाउंड्री को। तो आपको पता है आर के केस में 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं बना रहा था, तभी हमने कहा था कि ये x में ओपन नहीं होगा। याद आया? अगर ये इंटीरियर नहीं बनाएगा तो इसको छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, और y के रिस्पेक्ट में अगर आपको याद आ रहा हो तो ये इंटीरियर पॉइंट बना रहा था, इसलिए हम y के केस में इसको ऐसे लेकर के चल रहे थे। वहां पे हमने चेक किया था कि ये x और y में ओपन है या नहीं, x और y में ओपन है या नहीं, मतलब इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। अंदर के सारे पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट होते हैं, चेक किसको करना था? बाउंड्री। बाउंड्री कौन है? 0। तो जब हमने x के रिस्पेक्ट में चेक किया था तो 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाया था, तो हमने कहा था E इज नॉट ओपन इन कैपिटल X या इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D। 0 इंटीरियर नहीं था, इसलिए 0 को हमने निकाल दिया, ओपन कर दिया। उसके बाद जब हमने y में चेक किया था तो हमने कहा था 0 इंटीरियर पॉइंट बना रहा है, इसका मतलब E इज ओपन इन y। तो 0 इंटीरियर पॉइंट बना रहा है तो 0 को हमने ले लिया, ठीक है। और वैसे नहीं निकालना चाहते तो इंटीरियर पॉइंट निकालना हमने आपको बताया है। अंदर के सारे पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट होंगे, 0 को चेक कर लीजिएगा। 0 इंटीरियर पॉइंट बनाएगा तो 0 को ले लीजिएगा, नहीं बनाएगा तो मत लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कैसे चेक करेंगे? 0 को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्फीयर बनाइएगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में चेक करिएगा और एक बार y के रिस्पेक्ट में। अगर ये कंटेन कर गया E में तो इंटीरियर पॉइंट होगा, कंटेन नहीं किया E में तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जब कंटेन कर जाए तो 0 को ले लेना, कंटेन ना करे तो 0 को निकाल देना, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमने हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन ये है कि x वाले में y का इंटरसेक्शन लिया जाए। क्यों भाई? और ये y वाले के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। लीजिए, y का मान है क्लोज इंटरवल 0,1 और ex इंटीरियर का मान है ओपन इंटरवल 0,1। जब वैल्यू लेंगे तो ये 0,1 के बराबर आएगा, छोटा वाला आएगा। मतलब y इंटरसेक्शन ex इंटीरियर का मान इतना आ गया, और मेरे हिसाब से कि ये मान इस वाले के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू EY का इंटीरियर, डज नॉट इक्वल टू EY का इंटीरियर। इसका मतलब कि ये वाला कंसेप्ट
यहाँ पर वैलिड नहीं होता है। ठीक है, उतार लीजिए पूरा। कहाँ तक लिखा? यहाँ तक लिखा ना। देन ये उतारिए, ये उतारिए और पूरा उतार डालिए। हो गया भाई? नेक्स्ट लिखिए, लास्ट इस वाले टॉपिक का लास्ट थ्योरम, फिर हम लोग हेरिडिटरी प्रॉपर्टी पे आएंगे। ठीक है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट स्पेस दोनों इस चैप्टर में है, तब हमारा सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा। लिखिए, देखिए लेट वाई, नेक्स्ट थ्योरम है। हो गया भाई सबका ये? मुकेश हो गया? लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, लेट वाई बी अ सब स्पेस, बी अ सब स्पेस, let y be a subspace of a metric space capital X, of a metric space capital X, and let b is equal to curly bracket में b I, and let b is equal to curly bracket में b I be an open base, be an open base for a metric space capital X, for a metric space capital X. Then prove that ये, यहाँ देखिए, ये x के रिस्पेक्ट में बेस है, तो अगर y के रिस्पेक्ट में बेस निकालना हो तो कहते हैं x वाले में y का इंटरसेक्शन लेंगे, x वाले में y का इंटरसेक्शन लेंगे तो y वाला बेस मिलेगा। कॉमन प्रॉपर्टी है ना? जहाँ बी आई कहीं और का नहीं बल्कि किसका मेंबर है? बी का। मतलब बेस में भी ये चीज़ होल्ड करता है। अगर y के रिस्पेक्ट में बेस बनाना है तो x के रिस्पेक्ट में बेस को लीजिए और उसका y से क्या कर दीजिए? इंटरसेक्शन। x वाले का y से इंटरसेक्शन लेने पर y वाला मिलेगा। ठीक है, हाँ लिखिए, देन प्रूव दैट, नीचे वाली लाइन बी वाई, देन प्रूव दैट बी वाई इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन बी आई कॉमा बी is an open base for capital Y, is an open base for capital Y. हो गया भाई? डालिए प्रूफ। हाँ, इतना
चलिए लिखिए, देखिए इसको हम लोग को ओपन बेस प्रूफ करना है, ठीक है। ओपन बेस प्रूफ करने का मतलब पूरा वही सब चीज़ टी बी टी, ठीक। तो टी बी में सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन टी, बी दिया गया है, एक एलिमेंट कहाँ लेके चलेंगे टी में, एक कहाँ एग्जिस्ट कराएंगे बी में, इस तरीके से कि छोटा वाला बड़े वाले में क्या करेगा, कंटेन कर जाएगा, ठीक है। लिखिए, डालिए प्रूफ। लिखिए, लेट y be a subspace, let y be a subspace of a metric space x comma d, let y be a subspace of a metric space x comma d, of a metric space x comma d, and T, capital T, denote the collection of, and capital T denote the, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो T, B सब लेंगे, ये सब किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, Y के रिस्पेक्ट में। प्रूफ किसके लिए करना है, Y के लिए, तो सारा प्रोसीजर किसके लिए होगा, Y के लिए, सारा अजम्पशन किसके लिए होगा, Y के लिए, सब कुछ किसके लिए लेंगे, Y के लिए, ठीक है। लिखिए, लेट कैपिटल T डिनोट द कलेक्शन ऑफ all the open sets in capital Y, all the open sets in capital Y such that the sub collection BY, the subcollection BY is defined as ये, हो गया। TB BT ये मेंशन हो गया, ये मेंशन हो गया, ये BY लिखनी है ना। अब एक एलिमेंट कहाँ लेके चलेंगे, T में। लेट G बिलोंग्स टू T बी एनी ओपन सेट, G मत लीजिए, E ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है Y के ओपन सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, E से, और X के ओपन सेट को किससे डिनोट करते हैं, G से। लिखिए, लेट E बिलोंग्स टू T बी एनी ओपन सेट इन कैपिटल Y, और आपको पता है इसी स्टेप में हम X को इंसर्ट करा देते हैं, containing X, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब एलिमेंट को कहां ढूंढना है, BY में, देयर एग्जिस्ट, मतलब लिखिएगा मत, देयर एग्जिस्ट मतलब ढूंढने का काम करते हैं, ठीक है। E ओपन सेट है Y में, तो आपको पता है एक ओपन सेट G में जरूर एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार से कि X वाले का इंटरसेक्शन Y से लेने पर Y वाला मिलेगा, ठीक है। नीचे से लिखिए, सिंस E is any open set in Y, since E is any open set in Y and Y comma D dash be a subspace, and Y comma D dash be a subspace, नीचे से लिखिए, then by result
there must be exist an open set capital G in capital X such that देखिए x वाले का इंटरसेक्शन y से लेने पर y वाला मिलेगा, मतलब कौन मिलेगा? E। लिख लीजिए, सच दैट E इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन G। हो गया। अभी आपने एक लाइन लिखी थी कंटेनिंग x, मतलब x कहाँ कंटेन कर रहा है? E में। हमेशा याद रखिए यहीं पे x को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। x कहाँ पाया जा रहा है? E में। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू E, दिस implies x belongs to y intersection G, this implies that x belongs to y and x belongs to G। ठीक, फिर देखिएगा, since G is an open set in capital X containing स्मॉल x, ठीक है मुकेश, ठीक है। G ओपन है x में, x को खुद में कंटेन कर रहा है, ठीक। इसके लिए कहा गया है ये बेस है, ये कैपिटल X का बेस है, थ्योरम में दिया गया है। एंड B इज इक्वल टू BI इज एन ओपन बेस फॉर कैपिटल X, ये कैपिटल X का बेस है। तो TB इसके एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसमें एक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा, इस प्रकार से कि छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाएगा, क्योंकि ये बेस है। दिस implies that for an open set G in capital X containing small x, there exists BI belongs to B such that छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन करेगा। कोई डाउट? बताए थे कि अगर x y में पाया जाता है तब तो इंटरसेक्शन ले सकते हैं, वरना इंटरसेक्शन नहीं ले सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, इंटरसेक्शन ले लीजिए, y बिलोंग्स टू BI इज कंटेन्ड इन y बिलोंग्स टू G। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू y इंटरसेक्शन BI इज कंटेन्ड इन y इंटरसेक्शन E का मतलब E, फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने क्या देखा कि 10, यहाँ लिख रहे हैं 10 फॉर एनी E बिलोंग टू T containing X there exist, ये इसका मेंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि BI B का मेंबर है। अगर BI B का मेंबर होगा तो Y से इंटरसेक्शन लेने पर वो BY का मेंबर होगा, ठीक है। there exist Y intersection BI belongs to BY such that छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर रहा है। लेकिन ये क्या, ये तो परिभाषा है ओपन बेस की। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज
by is an open base for capital Y। मतलब अगर हमको कैपिटल X का ओपन बेस पता हो, कैपिटल X का ओपन बेस पता हो, तो बस उसमें Y से क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन, आपको Y का ओपन बेस पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमको एग्जामिनेशन का पेपर पता हो तो बस क्या कहने, गोल्ड मेडल हमारे गले में, है ना। वही वाला किस्सा है कि X का बेस पता है तो बस Y से इंटरसेक्शन ले लीजिए, किसका बेस मिल जाएगा, Y वाला। मान लीजिए हमने कह दिया कि ये फलाना चीज़ X का बेस है, Y का बेस बताओ, तो कुछ मत करिए, बस Y से इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो आएगा वो Y का क्या होगा, बेस होगा। सोचिए आपको कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। अगर हमको पता है कि X का ओपन सेट क्या है तो Y से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो Y का ओपन सेट मिल जाएगा। अगर हमको पता है कि ये X का क्लोज सेट है तो Y से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो Y का क्लोज सेट मिल जाएगा। अगर हमको पता है कि ये X का नेबरहुड है तो कैपिटल Y से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो Y का नेबरहुड मिल जाएगा। अगर हमको पता है कि ये Y का ओपन बेस है तो X का ओपन बेस है तो Y से इंटरसेक्शन लेने पर Y का बेस मिल जाएगा। अगर हमको पता है कि ये X का नेबरहुड बेस है तो Y से इंटरसेक्शन लेने पर Y का नेबरहुड बेस बन जाएगा। कहाँ नहीं बनेगा, इंटीरियर पॉइंट में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपके लिए आधी चीज़ तो वैसे ही आसान हो गई। अगर हमको कोई रिजल्ट X के लिए पता है तो Y से इंटरसेक्शन ले लीजिए, Y का रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो मेहनत कम हुई ना, क्यों, पता चला एग्जाम में आएगा तो सोच रहे हैं अरे भगवान कैसे निकालें, क्या होगा, कुछ नहीं, बस Y से क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। मैम ओपन बेस के लिए T तो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होता है। हाँ, और तो फिर वहाँ पे G जो है एक ओपन सेट है ना, आर्बिटेरी ओपन सेट है ना। आर्बिटेरी, अगर कोई घटना आर्बिटेरी के लिए होल्ड कर गई तो वो सबके लिए होल्ड करेगी। अब ऐसे तो ई भी तो अकेला है लेकिन आर्बिटेरी है, तो अगर कोई घटना आर्बिटेरी के लिए होल्ड होती है तो वो सबके लिए होल्ड होती है। ठीक, कहाँ तक लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 नीचे से लिखिए। सिंस x बिलोंग्स टू E, पूरा उतार लीजिए, यहाँ से पूरा उतार के। कल आपकी क्लास में हम बता देते कितने बजे से है, वो क्लास चलने के बाद हम क्लास लेंगे। तो जितना टाइम रहेगा, मतलब जितना लगेगा ऑक्यूपाई होगा प्रोडक्ट खत्म होगा, तो उतना लग जाएगा, 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट। ठीक है, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
हो गया फिर